तो ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो आइए हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं और इसको ध्यान से ज़रा पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि द एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट। करेक्ट। आप उधारी पे जब गुड्स लोगे, यानी कि पेमेंट किए बिना अगर आपको गुड्स चाहिए, इस कैपेसिटी में आने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ट्रस्ट। यानी अगर सेलर आप पे ट्रस्ट करेगा तो वो आपको पेमेंट से पहले गुड्स दे देगा। जैसे एग्जांपल के केस में क्या हुआ था कि ए को बी के ऊपर ट्रस्ट था कि उसका रेगुलर कस्टमर था, तो ए ने क्या किया, बी को उधारी पे गुड्स दे दिया। एंड व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड एंड पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये याद रखिएगा, जब हम लोग गुड्स को परचेज कर लेते हैं लेकिन उसकी पेमेंट अब कम करेंगे, फ्यूचर डेट में करते हैं, तब वो क्या कहलाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और एक बात याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही डील करता है। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अभी तो आप लोग अकाउंट जो सॉल्व करते हो, उसमें जब फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हो उसमें आप लिखते हो सेल्स। याद आ रहा है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? बाय सेल्स। फिर उसमें हम क्या करते हैं? माइनस सेल्स रिटर्न। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे ना सेल्स दो टाइप का आ जाता है, वो बाइफरगेट होके वहाँ पे कैश और क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के नहीं चलता। तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो वर्ल्ड में जो भी बिजनेस हो उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्रेडिट क्या करता है? क्रेडिट मोटिवेट करता है कस्टमर को कि वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाए। क्यों? कि उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो जहाँ पे उसको 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा कैश पे, 1500 खर्च करेगा। 500 उधारी, बोलेगा यार 1000 दे देता हूँ, 500 रुपये का और मेरे को टाइम दे दो थोड़ा सा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? कस्टमर की जो स्पेंडिंग होती है, स्पेंडिंग मतलब खर्चा, वो बढ़ जाता है, राइट। एंड मोर एवर द बिजनेस इंटरप्राइज ऑफर क्रेडिट टू अगेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। क्योंकि यार ना देखिए, आजकल कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लो, देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन उसको बोलते हैं, गला काट कंपटीशन चल रहा होता है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देता है, क्योंकि अगर सामने वाला है वो सिर्फ कैश पे ट्रांजैक्शन करता है, क्रेडिट पे नहीं करता है, तो उसकी सेल्स क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू जो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन देता है। तो ये आपको बिजनेस में कंपटीशन फेस करने के लिए भी मदद करता है। टू बैलेंस पोटेंशियल फॉर इंक्रीज सेल्स विद द रिस्क ऑफ डिक्रीज कैश फ्लो, लार्ज आउटस्टैंडिंग डेप्ट। अब इसका मतलब ध्यान दो क्या होता है। टू बैलेंस पोटेंशियल फॉर द इंक्रीज सेल्स, देखिए अगर आप अपना सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो, राइट, विद द रिस्क ऑफ डिक्रीज्ड कैश फ्लो। डिक्रीज कैश फ्लो मतलब उधारी पे ज़्यादा दे रहे हो, ये भी तो रिस्क है ना, कि जो कैश फ्लो होगा वो आपका कम होगा, क्योंकि आप सेल्स क्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उधारी पे ज़्यादा दे रहे हो ना भाई, तो कैश का इनफ्लो कहाँ हो रहा है? वो तो कम हो रहा है। तो लार्ज आउटस्टैंडिंग डेप्ट, सेलर रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट और प्रॉमिस। अभी देखिए क्या होता है, सेलर को भी एक डर रहेगा ना कि सामने वाला बंदा है मेरा पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो उसको ये डेट बढ़ता ना चला जाए। चलो भाई इनको उधारी दे दिया, उनको उधारी दिया, लेकिन अगर वो लोग ने पेमेंट नहीं किया तो क्या एश्योरेंस है वो लोग पेमेंट करेंगे? तो इसको मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट और प्रॉमिस फ्रॉम द कस्टमर दैट ही वुड पे द अमाउंट ऑफ गुड्स। देखिए एक बार ध्यान से, एक बार इस लाइन को देखिए, क्या बोला गया? टू द बैलेंस पोटेंशियल फॉर इंक्रीज द सेल्स, सेल्स इंक्रीज होने के लिए, विद द रिस्क ऑफ डिक्रीज कैश फ्लो। वो क्या करता है? रिस्क लेता है ना सेलर, कि वो सेल्स तो इंक्रीज करेगा लेकिन उसका कैश फ्लो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि मैक्सिमम गुड्स वो क्या कर रहा है? उधारी पे सेल कर रहा है ना भाई। तो वो उधारी पे सेल करेगा तो उसके पास कैश तो आएगा नहीं, तो कैश इनफ्लो कम होने का ये रिस्क है। और लार्ज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? बैलेंस। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा रह जाएगा ना उसके पास, डेट। तो ऐसा ना हो इसके लिए सेलर को क्या चाहिए? कुछ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट चाहिए और प्रॉमिस चाहिए। किससे? अपने कस्टमर से। उसके एक सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट और प्रॉमिस चाहिए, किसको? कस्टमर के, कि दैट ही वुड पे अमाउंट ऑफ गुड्स ड्यू फ्रॉम हिम ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन अ फ्यूचर टाइम, राइट। कि उसको एक प्रॉमिस चाहिए रहता है, एक रिटर्न में प्रॉमिस चाहिए रहता है कि भाई मैं इस डेट पे आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा? जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेट रहता है ना वो नहीं बनेगा,
और उसका कैश इनफ्लो भी बंद चलता रहेगा, करेक्ट। अब ऐसा हो जाए कि सब उधारी पे ले और पेमेंट कोई ना करे, तब तो इसका डेट बढ़ता चला जाएगा ना। इसको कम करने के लिए इसको क्या चाहिए, शॉर्ट ऑफ कमिटमेंट चाहिए और प्रॉमिस चाहिए कि अगर वो बोल रहा है, सामने वाला सेलर बोल रहा है, सॉरी बायर बोल रहा है कि मैं 1 महीने में पेमेंट दूंगा, 2 महीने में पेमेंट दूंगा, ये बोलेगा ठीक है डेट बता दे भाई मेरे को कि कौन से डेट पे तू पेमेंट करेगा, राइट। तो यही चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेमेंट के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट आर इशूड। यही एक कारण है कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो हमारे ए और बी हैं, इनके बीच में ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है, 10,000 का। कल को बी अगर ए को चीट करना चाहे तो आसानी से चीट कर सकता है ना। अगर सपोज ए ने बिल नहीं बनाया, विश्वास कर लिया चलो यार आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो, और बी ने आके बोला भाई तूने 10,000 का गुड्स नहीं दिया था, तूने तो मेरे को खाली 9,000 का गुड्स दिया था, राइट। अब बेचारा क्या करेगा, ए ने तो बिल बनाया नहीं था, ए फंस जाएगा ना उल्टा, राइट। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट या प्रोमिसरी नोट जैसा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट साइन होता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंडिया में आज से नहीं है, ये बहुत पहले से साइन होते आ रहे हैं। और पुराने टाइम में हम इनको बोलते थे हुंडीज, लास्ट में लिखा हुआ देखिए, इन इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट हैव बीन यूज अ लॉन्ग टाइम आर प्रॉपरली नोन एज हुंडीज। इसको हम क्या बोला करते थे, हुंडीज बोला करते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज को पुराने टाइम में हुंडीज बोला करते थे। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बात क्लियर है आप लोगों को, करेक्ट। देखिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप बोलोगे सर आपने रामायण शुरू कर दी, अरे भाई रामायण नहीं समझाऊंगा ना तो आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं समझेगा कुछ भी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी नेसेसिटी क्यों पड़ जाती है, बिल ऑफ एक्सचेंज नेसेसरी क्यों है, बिल ऑफ एक्सचेंज जरूरी क्यों है। देखिए क्या होता है, कमर्शियल प्रैक्टिस हैज फ्लरिश्ड टू ट्रीट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट एज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। देखिए क्या होता है, ये जो ट्रेड बिल है या प्रोमिसरी नोट है, ये कमर्शियल प्रैक्टिस के साथ साथ बढ़ा, ये भी फ्लरिश हुआ। कैसे फ्लरिश हुआ, एज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। देखिए वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब, अगर आपके पास कैश नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको गुड्स चाहिए, तो आप ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको साइन करके उधारी पे ले सकते हो, इसीलिए इसको बोला क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड when a promise is made in a proper form or a proper stamp, right, it is understand the customer has to discharge his debt and seller receive the payment। देखिए जब ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट साइन होता है तो उस पर प्रॉपर पेपर होता है, प्रॉपर स्टैम्प होता है, राइट, ताकि जो बायर है उसको ये एहसास रहे कि मुझे इतना डेट पे करना है, और सेलर को भी कंफर्म रहे, वो भी अपनी बिल बुक उठा के देखेगा, अरे इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, तो भाई उसको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो दीज रिटर्न प्रोमिसेस आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड मनी अगेंस्ट इट। देखिए ये जो आपका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको बैंक भी एक्सेप्ट करता है। अगर आपको लोन वोन चाहिए, या लोन तो नहीं बोल सकता हूँ यार, अगर आपको अर्जेंट कैश की नीड है, ठीक है, जैसे सेलर है उसको अर्जेंट कैश की नीड है, उसको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो उसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज वो बिल पड़ा रहेगा ना, वो जब बैंक के पास लेके जाएगा, बैंक उसको रखेगी और उसके बदले में उसको एडवांस पेमेंट कर सकती है, तो ये भी एक एडवांटेज रहता है। और मोर एवर इंस्ट्रूमेंट बीइंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और दूसरी चीज़, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र भी होता है, बिल ट्रांसफरेबल होता है, ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं इसकी मीनिंग पे। यहाँ पे क्या बोला गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टेट्स दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, देखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और द बियरर, ठीक है। अब ऑर्डर और बियरर दो शब्द है। देखिए बियरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास ये बिल होगा, होल्डर, वो उसका बियरर कहलाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट है, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज तो प्रॉमिसरी नोट है ही है, ये भी सही है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, और चेक पेबल हो आइदर ऑर्डर और द बियरर,
या फिर बेयरर के ऑर्डर पे। देखिए ऑर्डर पे कैसे होता है कि सपोज ए ने बी को उधारी पे गुड्स भेज दिया था 10,000 रुपये में, और जो बिल था ना ए के पास 10,000 का, ए बैंक चला गया, बैंक से उसने 10,000 रुपये एडवांस में ले लिया। अब जब बी उसको पैसे देने आएगा ना बी को ए को, तो ए बोलेगा भाई मुझे मत देना यार, ये बैंक को दे देना क्योंकि मैंने बैंक से उधारी ले लिया, तो ये उसको ऑर्डर पे करना। इज दैट क्लियर? अगर वो बैंक से उधारी नहीं लेगा तो उसके पास बिल है, उससे मिलेगा पेमेंट। इज दैट क्लियर? ये बेरर हो गया। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट किसके लिए रहेगा? ये डेटर के लिए, जो गुड्स खरीदेगा, राइट। ऑल्सो प्रॉमिस टू पे द डेट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बिल, करेक्ट। ये एक एक्नॉलेज है कि भाई आपने उतना उधारी पे लिया है, और दूसरी चीज़ डेटर यानी कि जो खरीदने वाला रहेगा उसको ये भी पता रहेगा कि मुझे इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली पे करना है क्योंकि मैंने साइन किया हुआ है। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन हिज डेटर एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर। ये याद रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कौन करता है? क्रेडिटर करता है, और एक्सेप्ट कौन करता है? डेटर करता है। डेटर मतलब कौन? उधारी खरीदने वाला, और क्रेडिटर मतलब कौन? उधारी बेचने वाला। तो मुझे जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें डेटर कौन होगा, क्रेडिटर कौन होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ए डेटर होगा कि बी डेटर होगा, बी क्रेडिटर होगा